हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें शिन को दिखाया जाता है। आज इसका बर्थडे होता है और जॉब का पहला दिन भी। फिलहाल ये अपने ऑफिस जा रहा होता है। ऑफिस पहुंचते ही सभी लोग इसे बर्थडे विश करते हैं और उसके बाद उसके बॉस उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट होता है मैरिज का। एक्चुअली में यहाँ पर कुछ दिन पहले ही गवर्नमेंट ने एक नया रूल पास किया होता है। एक्चुअली में गवर्नमेंट जॉब के साथ लड़की भी फ्री में दे रही होती है। इसे अपना करियर बचाना है, उसे तो शादी करनी ही पड़ेगी। इंडिया में जो जिम्मेदारी माँ बाप के ऊपर होती है, यहाँ पर वो काम गवर्नमेंट कर रही होती है। ऑफिस के सभी लोग इस न्यू रूल को सपोर्ट कर रहे होते हैं। बॉस बोलता है, यंग लोगों का फ्यूचर तुम लोगों पर डिपेंड करता है, तुम्हें लोगों के लिए मिसाल बनना चाहिए। इवन शिन का प्रमोशन भी इस बात पर निर्भर करता है कि वो निट के साथ अपना रिलेशनशिप कैसा रखता है। एक्चुअली में ये नया रूल होता है और फर्स्ट ट्रायल के लिए शिन को ही चुना गया होता है। शिन का दोस्त उसका मजाक उड़ाते हुए बोल रहा होता है, मुझे नहीं मालूम था निट का पहला शिकार तुम ही बन जाओगे भाई। बोलता है, हैरान तो मैं भी हूँ, ये लोग बर्थडे वाले दिन ही मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। बोलता है, तो तुम इसे रिजेक्ट क्यों नहीं कर देते हो? वो बोलता है, ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे लिए मेरा करियर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरा करियर यहीं पर खत्म हो जाएगा। उसका फ्रेंड कॉन्ट्रैक्ट छीन कर बोलता है, अरे देखने तो दो तुम्हारी होने वाली वाइफ दिखती कैसी है। वो बोलता है, ऐसा मत करो, ये एक सीक्रेट है ना। वो बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, जाकर उस लड़की को मनाने की कोशिश करो। और उसे बेस्ट ऑफ लक कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो उस लड़की से मिलने के लिए निकल जाता है। वो सोच रहा होता है, जब मुझे ये जॉब मिली थी ना, तो मुझे तो लग रहा था कि मैंने अपना सपना पूरा कर लिया है, लेकिन मुझे क्या मालूम था फ्यूचर में मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। दूसरी तरफ हमें हिमारी को दिखाया जाता है। उसके दादा दादी की डेथ के बाद इस लड़की ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। ना ही ये घर से बाहर निकलती थी और ना ही किसी से बात करती थी और ना ही किसी से कोई मतलब रखती थी। पड़ोसियों को तो लगने लगा था शायद ये घर में मर चुकी है। इसी वजह से पड़ोसियों वालों ने यहाँ पर पुलिस को बुला लिया था। इसी वजह से यहाँ पर तमाशा हो रखा होता है। शिन यहाँ पर पुलिस वालों को देखकर हैरान हो जाता है। ऑफिसर उससे पूछता है, तुम्हारी फैमिली कहाँ है? क्या तुम स्टूडेंट हो या फिर कहीं जॉब करती हो? लेकिन हिमारी किसी को कोई जवाब नहीं देती। वो खड़ी होकर बस रो रही होती है। तभी यहाँ पर शिन आता है। ऑफिसर उसे देखकर बोलता है, आप कौन हो? वो बोलता है, मैं इस लड़की का पति हूँ। ये सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। पुलिस वाले भी सॉरी कहकर चले जाते हैं। हिमारी तो सोच रही होती है, भला ये बंदा अपने आप को मेरा पति क्यों बोल रहा है। हिमारी को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो शिन से डर रही होती है। यहाँ पर शिन अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है, मुझे तुम्हारे पति के तौर पर चुना गया है। और उसके बाद वो उसे निट के लॉ के बारे में सब कुछ बता देता है। लेकिन वो उसकी बातों पर कोई भी भरोसा नहीं करती क्योंकि उसे कोई लॉ के बारे में पता ही नहीं था। वो उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। तभी शिन नोटिस करता है उसके दरवाजे पर अभी भी वो लेटर पड़ा हुआ है, यानी कि इसे किसी भी रूल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। जिसके बाद वो अपने बॉस के पास आकर सब कुछ बता देता है। लेकिन बॉस बोलता है, अगर तुम उसे नहीं मना पाओगे तो समझ लेना कि तुम्हारा करियर खत्म। अगर अपना करियर बनाना है तो जाओ जाकर उसे मनाओ और उससे शादी करो। हिमारी भी उस लेटर को पढ़ लेती है और उसे याद आ जाता है, दादी ने मरने से पहले कहा था मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा रही हूँ। यानी कि उसकी दादी ने उस फॉर्म में उसका नाम दिया था और उसकी दादी को इस न्यू रूल के बारे में अच्छे से पता था और वो अपनी पोती का घर बसाने के चक्कर में अपनी पोती का नाम दे देती है। तभी वहाँ पर शिन फिर से आ जाता है। वो दरवाजा खोलती है। शिन तो उसे रिक्वेस्ट करने लग जाता है, प्लीज तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन वो तो बिना कुछ कहे दरवाजा बंद कर रही होती है। वो उसे रोकता है और उसे रिक्वेस्ट करता है, प्लीज मेरी बात तो सुनो। ऐसे तैसे कर वो उसके घर के अंदर आ ही जाता है। हिमारी बोलती है, तुम इस शादी को कैंसिल कर दो क्योंकि मेरी दादी ने मेरा नाम बिना मेरी परमिशन के ही फॉर्म में भर दिया था और मैं ऐसे ही किसी से शादी नहीं करना चाहती। उसकी ऐसी बातें सुनकर ये तो हैरान हो जाता है और बात को पलटते हुए बोलता है, तुम जॉब क्यों नहीं करती हो? हमारी फाइल के हिसाब से तुमने तो हाई स्कूल का एग्जाम तक नहीं दिया है। हिमारी इमोशनल होकर बताने लग जाती है, 6 महीने पहले मेरी दादी मुझे छोड़कर चली गई थी।
शिन बोलता है शांत रहो, मुझे सब पता है, तुम इतना घबरा क्यों रही हो। वो उसे मोटिवेट करता है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें अपने लिए जीना चाहिए। लेकिन इतना सब सुनने के बाद भी हिमारी उसे रिजेक्ट कर देती है। इसके बाद जब वो बाहर आता है तो वो हिमारी की पड़ोसी से मिलता है। वो उसे बताती है हिमारी एक समय पर बहुत ही ज्यादा चुलबुली लड़की थी। जब से उसकी दादी माँ की डेथ हुई है ना, तब से वो बहुत ही ज्यादा उदास रहती है। ना ही वो घर से बाहर निकलती है, ना ही किसी से बात करती है। शायद उसकी ग्रैंडमा के अलावा उसकी कोई फैमिली थी ही नहीं। वो अपने दादा दादी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा करती थी। वो बहुत ही ज्यादा खुश मिजाज लड़की थी। ये सुनकर वो तो हैरान हो जाता है क्योंकि जिस लड़की से अभी फिलहाल वो मिला था वो लड़की बहुत ही ज्यादा उदास रहती थी, जो जल्दी किसी से बात करना भी पसंद नहीं करती थी। पर वो घर से बाहर भी नहीं निकलती और एक समय पर वो इतनी ज्यादा समझदार और चुलबुली लड़की थी। लेकिन हिमारी अपने कैट से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और वो उसकी एक आखिरी फैमिली मेंबर बची थी। लेकिन उस बिल्ली की भी तबीयत ठीक से नहीं रहती थी। इवन वो खाना भी ढंग से नहीं खा रही थी। इस वजह से हिमारी परेशान हो जाती है, कहीं से भी कुछ हो ना जाए। हिमारी के बारे में सब कुछ जानने के बाद शिन उससे एक और बार बात करने के लिए आ जाता है। जैसे ही वो उसका दरवाजा नॉक करता है तभी हिमारी अचानक से दरवाजा खोलती है। वो रो रही होती है। वो उसे पूछता है तुम बाहर जा रही हो क्या? तो वो बताती है मेरी कैट को कुछ हो गया है, ना खाना खा रही है ना ही उठ रही है और मुझे मालूम भी नहीं है कि हॉस्पिटल किधर है। मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना है, मैं इसे खोना नहीं चाहती हूँ। ये बोलकर वो रोने लग जाती है, लेकिन वो उसे तसल्ली देता है परेशान मत हो, हम हॉस्पिटल जाएंगे और तुम्हारी कैट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये बोलकर ये दोनों हॉस्पिटल में आते हैं। डॉक्टर बिल्ली का चेकअप कर रहा होता है। ये दोनों ही लोग बाहर टेंशन में बैठे होते हैं। हिमारी बोलती है अगर मेरी बिल्ली को कुछ भी हो गया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी। ये सुनने के बाद शिन मन में बोल रहा होता है क्या ये लड़की खुद से प्यार करना नहीं जानती है। वो उसे दिलासा देने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाता है तभी डॉक्टर उसकी बिल्ली को लेकर बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं आपकी कैट अब बिल्कुल ठीक है। बिल्ली के ठीक होने के बाद जब शिन उसकी तरफ देखता है तो वो अभी भी उदास होती है। तो शिन उसे बोलता है प्लीज मुझसे शादी कर लो, तुम्हें मुझसे प्यार करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारी फैमिली बनूंगा, इवन मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि खुद से प्यार कैसे करते हैं। वो उसे वादा करता है जिंदगी भर उसे खुश रखने का। हिमारी उसकी बातें चुपचाप सुन रही होती है। उसके बाद शिन उसे घर पर छोड़कर जा रहा होता है। तभी हिमारी उससे चाय के लिए पूछती है और बोलती है अगर एक दूसरे को जानना है तो साथ तो रहना पड़ेगा ना, तो चाय कॉफी तो पीना बनता है। यानी कि फाइनली वो शादी के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में शिन अपना सारा सामान लेकर यहाँ पर आ जाता है। वो हिमारी को मैरिज रजिस्ट्रेशन साइन करने के लिए बोलता है। वो साइन कर रही होती है, जिसके बाद शिन अपना सामान सेकंड फ्लोर पर ले जाता है। वो अकेले में बैठकर उसके बारे में इमेजिनेशन करता है तो उसे हिमारी का उदास फेस दिखाई देता है। जिसके बाद वो सोच रहा होता है क्या पता वो इस शादी से खुश ना हो। ये सोचते ही वो भागते हुए उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है देखो अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं रह सकती हो तो तुम अकेले रह सकती हो। हिमारी बोलती है लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है ना, मैंने तो तुम्हें मना तक नहीं किया शादी करने से। और बोलती है उस दिन जब मेरी बिल्ली की तबीयत खराब थी तो तुमने ही मुझे सपोर्ट करा और उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि अकेले रहने से बेहतर है तुम्हारे साथ रहना। मैं तुम्हें अच्छे से नहीं जानती इसलिए मैं तुम पर अभी उतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करती हूँ और ना ही हमारे बीच में वैसी कोई फीलिंग्स है, पर क्या पता साथ रहते रहते सब कुछ बदल जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठकर दरवाजा खोलता है तो वो दरवाजे के साथ साथ नीचे गिर जाता है। हिमारी जब चिल्लाने की आवाज सुनती है तो वो बाहर आती है और वो देखती है कि वो तो जमीन पर गिर पड़ा है। चोट खाने के बाद वो जोश में आ जाता है और बोलता है चलो घर को रिपेयर करवाते हैं। वो बोलती है घर तो ठीक है ना? वो बोलती है घर ठीक तो है, मानती हूँ ये पुराना है पर यहाँ पर रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बोलता है तुमने देखा नहीं आज मैं मरते मरते बचा हूँ। वो बोलती है ठीक है पर मुझे इतनी बड़ी बात नहीं लग रही है। वो बोलता है दरवाजे ही नहीं बल्कि ये पूरा घर ही बेकार है, कहीं पर कीलें निकली हुई हैं तो कहीं पर दरवाजा टूटा हुआ है, हर तरफ से गिरने पड़ने का डर लगा रहता है और कभी कभी तो छत भी टपकती है। इसके बाद वो उसे होम सेंटर लेकर आ जाता है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो बाहर निकलकर छोटी बच्ची की तरह बिहेव कर रही होती है। शिन के आने के बाद वो बहुत ही ज्यादा बदल गई थी, वो अपना ख्याल रखने लग गई थी और ये बात शिन भी नोटिस करता है। मॉल के अंदर जाने के बाद वो उसके लिए खाने के लिए चीज लेकर आता है। हिमारी बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसने पहले कभी क्रैप्स नहीं खाए थे। उसे खुश देखकर वो भी उसे प्यार से देख रहा होता है और फिर खुद से बोलता है भला
मैं इतना खुश क्यों हूँ? ये सब तो मेरे काम का हिस्सा है ना। बाद में ये लोग शॉपिंग के लिए आते हैं और हिमारी की नजर कप्स पर जाती है, लेकिन तभी ये दोनों लोग खो जाते हैं। शिन उसे कॉल करने लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है हिमारी के पास तो फोन ही नहीं है। और तभी वो सोचने लग जाता है, जिस तरह से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, क्या वो मुझे उसी तरह से ढूंढ रही होगी? मन ही मन वो बोल रहा होता है, घबराने की बात नहीं है, मैं उसे ढूंढ लूंगा। शिन से दूर होकर सैड हो जाती है और वो भी शिन को ढूंढ रही होती है। और जैसे ही वो शिन को देखती है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो भागते हुए उसके पास आती है। वो बोलता है, क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी? वो बोलती, हाँ मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। उसके हाथ में 2 कप्स देखकर वो बोलता है, ये किसके लिए है? वो बोलती, देखो जरा, ये दोनों मैचिंग कप्स हैं जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए और ऐसा करते हुए बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही होती है। शिन भी उसे प्यार से देखने लग जाता है और बोलता है, क्या हमें स्मार्टफोन खरीदना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता ऐसी सिचुएशन दोबारा क्रिएट हो। बोलती है, मैंने कभी पहले फोन यूज नहीं किया, लेकिन अब मेरे पास स्मार्टफोन होगा। ये बोलकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में शिन की एक्स गर्लफ्रेंड वाका उससे पूछ रही होती है, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है? वो बोलता है, हमने तो अभी एक साथ रहना शुरू ही किया है। कोची बोलता है, जब तुम दोनों साथ में रह ही रहे हो तो प्यार भी हो ही जाएगा। शिन बोलता है, हमारी शादी तो सिर्फ बिजनेस के लिए है। कोची बोलता है, तुम उसके पति हो, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए, हर कोशिश करनी चाहिए उसे खुश रखने की। जिसके बाद वो भी हाँ बोल देता है, लेकिन वाका तो जेलस होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शिन जब घर वापस आता है तो वो हिमारी को एक बच्चे के साथ खेलता हुआ देखता है। इस वक्त शिन का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था, इसलिए वो हिमारी पर भड़कने लग जाता है, तुमने एक अजनबी बच्चे को हमारे घर में कैसे आने दिया? उमेरू बोलता है, हम अभी यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं और मैं घर से भागकर यहाँ पर आ गया हूँ। ये सुनकर शिन तो हैरान हो जाता है। उमेरू हिमारी को बोलता है, मुझे भूख लगी है, जिसके बाद वो उसके लिए खाना पकाने के लिए चली जाती है। शिन उसे बोलता है, खाना खाने के बाद यहाँ से निकल जाना। उमेरी बोलता है, नहीं मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। वो बोलता है, तुम क्यों नहीं जाओगे? वो बोलता है, फिर घर से भागने का मजा क्या आएगा? जिसके बाद हिमारी खाना बनाकर लेकर आ जाती है। वो मुंह बनाकर बोलने लग जाता है, ये सब तो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये सुनकर शिन उसे पकड़कर बोलता है, ओए पागल बच्चे, एक तो ये तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाई है, वो भी इतनी मेहनत से, और तुम उसे ऐसे बोल रही हो कि ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। अभी की अभी उसे सॉरी बोलो। वो बोलता है, ठीक है जो भी है मैं खा लूंगा। इसके बाद शिन और हुमारी जब खाना खाते हैं तो उन दोनों को खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। दूसरी तरफ हुमारी के डैड उसे ढूंढ रहे होते हैं और जब उन्हें उनका बेटा मिल जाता है तो वो अपने बेटे को खूब ज्यादा डांटते हैं। उसके डैड शिन और हिमारी को भी सॉरी बोलते हैं। शिन वहीं पर खड़ा होता है, लेकिन हिमारी इन दोनों को दूर से देख रही होती है। पूछता है, क्या तुम दोनों की शादी अभी हुई है? तो शिन हाँ बोल देता है। हिमारी बोलता है, क्या सच में तुम दोनों शादीशुदा हो? शिन बोलता है, फिर तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों भाई बहन हैं? वो बोलता है, मेरा मतलब ये है कि तुम दोनों फैमिली नहीं लगते। उसकी ऐसी बातें सुनकर बेचारे के दिल पर लग जाती है, क्योंकि उसने सच ही कहा था। शिन ने हमारी को सरप्राइज देने के लिए स्मार्टफोन खरीदा होता है। जैसे ही वो घर आता है तो उसे फिर से उमेरू मिल जाता है। हिमारी ने शिन के लिए खाना बना रखा होता है। शिन जब वो खाता है तो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तो देखकर हिमारी और उमेरू दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। के बाद शिन हिमारी को स्मार्टफोन देता है। हिमारी स्मार्टफोन देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उमेरू हिमारी को बोलता है, क्या कल तुम फ्री हो मेरे साथ पार्क चलने के लिए? शिन बोलता है, कल उसे ऑफिस जाना है इसलिए वो फ्री नहीं है। जब वो हिमारी से पूछता है तो वो भी मना कर देती है, अकेले तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती हूँ। तो वो हिमारी को अपने डैड के साथ पार्क चलने के लिए बोलता है। नेक्स्ट डे हिमारी उनके साथ पार्क जा रही होती है। हिमारी को उसकी बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही होती है। कोची को जब पता चलता है हिमारी किसी और लड़के के साथ पार्क गई है, वो शिन को बोलता है, तुम अपनी वाइफ को किसी और लड़के के साथ पार्क कैसे जाने दे सकते हो? लेकिन शिन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे हिमारी पर पूरा भरोसा था। तीनों लोग खुश होकर गए थे, लेकिन वापस आते वक्त मुंह लटका हुआ होता है। शिन पूछता है, मुंह क्यों लटका हुआ है? हिरोकी बताता है, मेरे बेटे ने हिमारी का फोन तोड़ दिया है। और वो अपने बेटे को माफी मांगने के लिए बोलता है, लेकिन वो माफी नहीं मांगता। मेरू बोलता है, मैं पार्क में इसके साथ खेलने के लिए गया था, पर हिमारी तो वहाँ पर फोन में ही लगी हुई थी। इसके बाद हिमारी उसे सॉरी बोलती है, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे साथ दोबारा जाऊंगी। इसके बाद वो भी रोते हुए उसे सॉरी बोल देता है। सीन में हिमारी रो रही होती है, क्योंकि उसने
उमेरू को हर्ट किया था। इवन वो शिन को भी सॉरी बोलने लग जाती है क्योंकि उसने जो स्मार्टफोन दिया था अब वो टूट चुका था। वो उसे चुप कराने के लिए हक करने वाला होता है, लेकिन तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो दरवाजे पे कोची होता है जो कि बहुत ही ज्यादा ड्रंक होता है। उल्टी होने लग जाती है तो वो उसे अंदर लेकर चला जाता है। साथ में वाका भी आई हुई होती है। वाका हिमारी को बताती है 2 साल पहले मैं और शिन लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। ये सुनकर हिमारी तो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। कोची शिन से माफी मांगता है कल रात लेट नाइट उसके घर पर आने पर और साथ ही साथ वाका को भी वहाँ पर लेकर आने पर। बोलता है हिमारी इन सब चीजों में इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा शर्मीली टाइप की है। लेकिन कोची बोलता है तो क्या वो तुमसे नाराज है? शिन बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। इसके बाद धीरे धीरे शिन काम पर भी लेट होने लग जाता था, जिस वजह से वका उसे सुनाई जा रही होती है। वो उसे फाइल देती है चेक करने के लिए। इसके बाद वो उसका नाम लेकर उसके पास आ रहा होता है तो वो बोलती है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे चीफ कहकर बुलाया करो। शिन बोलता है कल रात जो हरकत कोची ने की है मैं नहीं चाहता वो दोबारा हो। वो बोलती है कहीं तुम हिमारी को पसंद तो नहीं करने लग गए? शिन बोलता है तुम्हें तो अच्छे से पता है ये शादी आखिर क्यों हुई है। बोलती है बकवास बंद करो और मेरे सवाल का जवाब दो, तुम उसे पसंद करते हो या फिर प्यार? वो बोलता है मैं उसे पसंद भी करता हूँ और प्यार भी। सुनकर वाका तो वहाँ से चली जाती है। इधर हिमारी वाका की बातों के बारे में सोच रही होती है। तभी वाका वहाँ पर आ जाती है। इवन वो हिमारी के लिए केक भी लेकर आई थी। हिमारी केक को देखकर खुश हो जाती है और उसे थैंक्स भी बोलती है। वाका उसे कल रात के लिए सॉरी बोलती है। उसके बाद वो हिमारी के सामने डिवोर्स पेपर रख देती है और बोलती है मैं चाहती हूँ तुम शिन को छोड़ दो। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है लेकिन तुम्हें सोसाइटी में वापस आने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की जरूरत नहीं है। अरे बोलती है पहले ये बताओ क्या ये बात सच है कि पहले तुम दोनों एक दूसरे को डेट करते थे? वो बोलती है हाँ बिल्कुल। शिन तुम्हें बिल्कुल भी खुश नहीं रख पाएगा। मैं उसे 4 साल से जानती हूँ। वो जैसा दिखता है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और क्या तुम उसे पसंद करने लग गई हो? हिमारी बोलती नहीं मुझे अभी इन रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। वका बोलती है मैंने उसे बस एक बार ब्रेकअप करने को कहा था और उसने बिना कोई रीजन पूछे मुझसे ब्रेकअप कर लिया। मुझे पहले से ही पता था वो मुझे पसंद नहीं करता है और देखो तुम दोनों ने भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है। लेकिन वो कहती है उसने तुम्हें हर्ट किया इसलिए मैं शिन को कभी माफ नहीं करूंगी। इधर कोची शिन को बोलता है मुझे लगता है शायद वका तुम्हें अभी भी पसंद करती है। वो अभी भी सिंगल है और उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। शिन बोलता है क्या मजाक कर रहे हो? 2 साल हो गए हैं हमारे ब्रेकअप को और तुम तो जानते ही हो उसने मुझे छोड़ा था तो वो मेरे लिए फीलिंग्स क्यों रखेगी? लेकिन उसका फ्रेंड बोलता है तुम लड़कियों को अच्छे से नहीं जानते हो। तभी मैं देख रहा हूँ तुम हिमारी को पसंद करने लग गए हो। हर वक्त तुम मोबाइल में देखते हो और उसका वेट करते रहते हो। शिन को भी धीरे धीरे अपने प्यार का एहसास होने लग जाता है। इसके बाद शिन घर आता है तो देखता है लाइट्स ऑफ है। उसे लगता है शायद हिमारी घर पर नहीं है, लेकिन जैसे ही लाइट्स ऑन होती है तो वह हिमारी को कोने में बैठा हुआ देखकर डर जाता है। हिमारी तो भूतों की तरह उठकर उसके पास आ जाती है। शिन डरते हुए बोलता है क्या हुआ है? ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? हिमारी उसे बैठने के लिए बोलती है और फिर उसे डिवोर्स पेपर दिखाकर बोलती है मुझे ये वक्का ने दिए हैं। मैं तुम दोनों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती और ना ही पहले मैंने कभी किसी को डेट किया है। शिन बोलता है मेरे और वक्का के बीच में कुछ भी नहीं है। जो भी था सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका है। ये सब पुरानी बातें हैं। वो बोलती है लेकिन वका का क्या? क्योंकि वो तो अभी भी हर्ट है। 4 साल का रिश्ता कोई मजाक थोड़ी था। ये बहुत ही बड़ा समय होता है। और डिवोर्स पेपर उसके सामने रखकर बोलती है तुम इसे कैसे हैंडल करोगे? अगर तुम डिवोर्स लोगे तो तुम्हारे करियर पर इफेक्ट पड़ेगा। हिमारी की बातें सुनने के बाद वो वक्का को मैसेज करता है क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो? वो रिप्लाई में लिखती है मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। कोची ये सारी बातें सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा हंस रहा होता है। शिन बोलता है तुम्हें ये सब कुछ मजाक लग रहा है? उसका दोस्त बोलता है मैं तो हैरान हूँ, मुझे तो लगा ही नहीं था हिमारी ऐसी लड़की है जो नाराज भी हो सकती है। क्या मतलब तुम वो अकेले इंसान हो जिसे वो अपनी फीलिंग शो करती है? शिन बोलता है वो पहले से ही क्यूरियस है और बहुत ही केयरिंग लड़की है। वो बोलता है उसे बस एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो उसके साथ रहे और उससे प्यार करे और उसकी केयर करे। तो उसका दोस्त बोलता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी तरफ हिमारी फिर से खुद को अकेला फील करने लग जाती है। शिन वका को अपने घर चलने के लिए बोलता है क्योंकि वो हिमारी से कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था।
शिन वका को बोलता है, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं तुम्हें बता दूं, मैं लो को सपोर्ट नहीं करता। वका बोलती है, मुझे मालूम है, मुझे लगता है तुम उसके लिए सुटेबल नहीं हो। उसके बाद वका हिमारी को बोलती है, अगर तुम डिवोर्स लेने जा रही हो तो जितना जल्दी करो उतना अच्छा होगा। हिमारी बोलती है, मुझे शिन पर पूरा यकीन है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं शिन के लायक नहीं हूँ। शिन जब हिमारी की तरफ देखता है तो फिर सोचता है, ये तो बिल्कुल वैसी ही लग रही है, वैसी ही आंखें हैं जैसे वो पहले थी। फिर वो वका को बोलता है, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता मैं हिमारी के लिए कुछ भी करने के लायक हूँ। भले ये शादी काम से रिलेटेड हो, लेकिन अगर इसे खुशी मिलती है कि इसके साथ कोई है तो मैं हमेशा इसके साथ रहूंगा। ये बात सुनने के बाद वका समझ जाती है कि अब उसकी कोई भी बातों का उस पर असर नहीं होगा, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। शिन की नजर चांद पर पड़ती है तो वो हिमारी के पास आता है और बोलता है, क्या तुम मेरे साथ चांद देखना चाहती हो? दोनों साथ में बैठकर चांद देख रहे होते हैं। हिमारी बोलती है, चांद कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है ना? शिन बोलता है, तुम्हें सर्दी तो नहीं लग रही है? हिमारी बोलती है, मुझे तो नहीं, लेकिन तुम्हें लग रही होगी क्योंकि तुम अभी नहा कर आए हो ना। शिन बोलता है, मैं ठीक हूँ। हिमारी आज बहुत ही ज्यादा खुश थी। शिन अपना हाथ उसके हाथ में रखता है। शिन सोचता है, हम नॉर्मल कपल की तरह डेट तो नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह से हाथ जरूर थाम सकते हैं। शिन और हिमारी घर वापस आते हैं तो उन्हें वायलिन बजने की आवाज सुनाई देती है। शिन उसे देखने के लिए जाता है तो फिर वो देखता है ये तो उसका भाई शू है। शिन बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो बताता है, मैं यहाँ पर रहने के लिए आया हूँ। हिमारी आती है और शिन से पूछती है, क्या तुम इसे जानते हो? वो बताता है, ये मेरा भाई है। और उसके बाद वो अपने भाई को बताता है, ये तुम्हारी भाभी है, यानी मेरी वाइफ। ये सुनकर शू तो हैरान हो जाता है और शू अपना सामान लेकर घर के अंदर आता है और उसके बाद अपने भाई से बोलता है, क्या तुमने सच में शादी कर ली है? लेकिन तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? शिन बोलता है, मैं सही समय का इंतजार कर रहा था, लेकिन जरूरी ये है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? शू बोलता है, मैं यहाँ रहने के लिए आया हूँ। ये सुनकर वो हिमारी के पास जाता है और बोलता है, सॉरी, शू ने कहा है वो यहीं रहेगा। हिमारी को शू के यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। शिन बोलता है, मैं कल अपने पेरेंट्स के घर जाऊंगा। मुझे लगता है अब उन्हें हमारी शादी के बारे में बताने का टाइम आ चुका है, लेकिन इस बार मैं अकेला जाऊंगा। और हिमारी भी उसकी बात पर एग्री हो जाती है। एक तरफ शिन परेशान था कि वो अपने पेरेंट्स को उसकी शादी के बारे में कैसे बताएगा। कोची उसे समझा रहा होता है, लेकिन तभी उसे हिमारी की कॉल आ जाती है। वो बोलती है, तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ घर पर हैं। ये सुनकर वो तुरंत भागा हुआ घर की तरफ जाने लगता है। शिन के पेरेंट्स शू के लिए आए होते हैं क्योंकि वो हाई स्कूल नहीं जाना चाहता था और शू ने खुद को कमरे में बंद कर रखा था। वो जैसे ही घर पहुँचता है तो उसकी मॉम गुस्सा करने लग जाती है, तुमने बिना बताए शादी कैसे कर ली? और डैड भी नाराज हो रहे होते हैं। शिन बोलता है, मैं इस बारे में आपसे बाद में बात करूंगा। वो शू के पास जाता है और उसे दरवाजा खोलने के लिए बोलता है। शू दरवाजा खोलता है। शिन उससे पूछता है, तुम हाई स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? शू बताता है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। शिन बोलता है, तुम्हें क्या हो गया है? शू उसका हाथ दूर कर दरवाजा बंद करने लग जाता है। शिन उसका हाथ रोकता है तो हिमारी भी बीच में आ जाती है। शू उसे धक्का देकर हिमारी को अपने साथ रूम में बंद कर लेता है। उसके बाद शू हिमारी से माफी मांगता है और बोलता है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ी देर के लिए यहीं पर रहो, जब तक बाहर सब कुछ शांत न हो जाए। वो उसे दी कहकर बुला रहा था, जो हिमारी को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि पहली बार उसे किसी ने दी कहकर बुलाया था। शिन दरवाजा खोलने के लिए बोलता है और हिमारी को बाहर निकालने के लिए कहता है। जब शू उसे कोई जवाब नहीं देता तो वो अपनी मॉम को बोलता है, ये कैसा एटीट्यूड है? लेकिन मॉम उल्टा उसे ही गुस्से में बैठने के लिए बोलती है और बोलती है, तुमने हमसे क्यों छुपाया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम शादी के बारे में हमें बताना ही नहीं चाहते थे? शिन बोलता है, सॉरी, मैंने ये बात आपको पहले नहीं बताई, मैं बस बताने ही वाला था। हाँ, मैंने उससे शादी कर ली है। मॉम बोलती है, लेकिन तुमने तो कहा था तुम कभी शादी नहीं करोगे। जिसके बाद शिन अपने मॉम डैड को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता देता है और हिमारी भी शू को सब कुछ बता देती है। तो शू बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है, अगर ये बात ना होती तो भाई कभी आपसे शादी नहीं करता क्योंकि उसे प्यार वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट तो है नहीं। मॉम शिन को बोलती है, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें इस बात की इजाजत देंगे? तुम जानती हो हमारी फैमिली का क्या ऑक्यूपेशन है, डॉक्टर, लॉयर, बैंक, लेकिन हम तुम्हें नीट के लिए अलाउ नहीं कर सकते हैं। शिन बोलता है, कुछ भी हो,
मैं हिमारी से शादी कर रहूंगा। अपने मॉम डैड का रिएक्शन देखकर शिन सोच रहा होता है, मैं अपनी फैमिली में हमेशा खुद से नफरत करता था। उसके बाद वह हिमारी को देखने के लिए जाता है। डैड उसे बोलते थोड़ा शांत हो जाओ, अगर हम इंतजार करेंगे तो वो खुद ही बाहर आ जाएंगे। बोलता है आप इतने ज्यादा यकीन से कैसे कह सकते हैं। डैड बोलते हैं मैं अपने बच्चों के बारे में जानता हूँ। शिन बोलता है आप हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। मैं नहीं चाहता आप ऐसे दिखाओ जैसे कि आप हमें बहुत अच्छे से जानते हो। इधर हिमारी शू से बातें करते सो जाती है। तो उसके ऊपर जैकेट डाल देता है और उसकी मोम उसका गुस्सा ठंडा करने के लिए उसका फेवरेट चिकन रोस्ट बना रही होती है। बोलती है, शिन पूछता है वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो तो पढ़ाई में अच्छा था ना। मोम बोलती है वो पुरानी बातें हैं, अब वो बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। मैंने उससे फ्यूचर के बारे में बात की तो वो घर ही छोड़कर भाग आया। बोलता है इसका मतलब जरूर आपने उसे ऐसा कहा होगा जिसकी वजह से वो नाराज हो गया। सुनकर मोम चुप हो जाती है। शिन बाहर आता है और अपने डैड को देख रहा होता है। एक्चुअली में शिन अपने डैड जैसा नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो शादी भी नहीं करना चाहता था। शिन के मॉम डैड हमेशा ही काम में बिजी रहते थे, इसलिए उसे कोई भी हैप्पी मोमेंट भी याद नहीं है। डैड कभी भी अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड ही नहीं करते थे, इसलिए वो अपने डैड को पसंद नहीं करता था। हिमारी जैसे ही उठती है तो देखती है शू सोया हुआ है और उसने जैकेट ओढ़ा हुआ है। हिमारी जैकेट रखकर रूम से बाहर आ जाती है। पूछता है तुम ठीक तो हो ना। हिमारी बोलती है मैं ठीक हूँ। उसे सॉरी बोलता है, मेरा भाई पहले ऐसे कभी भी नहीं था। हिमारी पूछती है तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। वो बताता है वो मार्केट में शॉपिंग करने के लिए गए हैं। तुम घबराओ मत, मैं उन्हें जल्दी घर वापस भेज दूंगा, क्योंकि मेरे डैड बहुत ही कम बात करते हैं और मेरा भाई के दिमाग में क्या चलता है तो मैं भी नहीं जानता। मॉम डैड वापस आ जाते हैं तो हिमारी अपनी सासू मॉम की हेल्प करने के लिए किचन में आ जाती है और उन्हें उनके नाम से बुलाती है। मॉम बोलती है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। हिमारी बताती है मुझे शिन ने बताया था। वो बोलती है तुम्हारे लिए मुश्किल होगा ना मुझे मॉम कहना। हिमारी इमोशनल होकर बताने लग जाती है मैंने कभी किसी को मॉम डैड कहकर नहीं बुलाया, क्योंकि मुझे मेरे दादा दादी ने पाला था। मॉम मुझे छोड़कर चली गई, इसलिए अब मैं किसी को भी मॉम कहकर बुलाने से डरती हूँ। अब मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि अब मेरे पास एक नई फैमिली है। बातें सुनने के बाद शिन की मॉम भी इमोशनल हो जाती है। फिर उसका मूड ठीक करने के लिए शिन की बचपन की तस्वीरें दिखाती है। शिन अपने डैड को बोलता है मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं हमेशा सोचता था कि आप हमारे साथ डिनर क्यों नहीं करते थे। डैड बोलते हैं मुझे लगा तुम कोई इम्पोर्टेंट बात करोगे और उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देते। शिन जब गार्डन में होता है तो हिमारी भी वहाँ पर आ जाती है। हिमारी उसे बोलती है मैंने जितना सोचा था तुम्हारी फैमिली उससे कई ज्यादा अच्छी है। लकी हो जो तुम्हारे पास इतने अच्छे लोग हैं। अपनी फैमिली की इतनी ज्यादा तारीफें सुनकर शिन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। बोलता है कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही हो। हमारी उसे तस्वीरें दिखाती है जो उसकी सासू मोम ने उसे दिखाई थी। हमारी स्माइल करते हुए बोलती है इस तस्वीर में तुम्हारी स्माइल बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। लगता है तुम अपने डैड से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि तुम्हारे डैड ने जो भी फोटो तुम्हारी क्लिक की है उस हर फोटो में तुम बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हो। हमारी की बातें सुनकर शिन को एहसास होता है वो एकदम सही बोल रही है। इतने टाइम से अपनी फैमिली से दूर भाग रहा था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो हिमारी से एक फेवर मांगता है मुझे नहीं मालूम मेरे भाई को क्या हुआ है, क्या तुम उसे मनाने में मेरी हेल्प करोगी। हिमारी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। दोनों ही शू के पास आते हैं। हिमारी उसे बोलती है तुम कुछ दिनों तक हमारे साथ यहीं पर रहो, और वो उसे मनाकर डिनर के लिए लेकर आ जाते हैं। अपनी फैमिली को बताता है कुछ टाइम तक शू मेरे साथ ही रहेगा, लेकिन डैड इसके लिए मना कर देते हैं। शिन उसकी वजह पूछता है तो डैड बताते हैं बच्चों के बिना घर सूना हो जाएगा। वो शिन और शू से माफी मांगते हैं। जब तुम छोटे थे तब मेरे पास बहुत काम था, मैं बहुत ही ज्यादा पैसे कमाना चाहता था ताकि मेरे बच्चे भी अच्छी लाइफ जी सके, लेकिन अब मुझे पछतावा है। मुझे तुम दोनों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए था। शिन उनकी बातें सुनकर समझ जाता है मॉम डैड को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। इसके बाद उसके पेरेंट्स वापस जा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में शू वायलिन बजा रहा होता है, तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि उसकी क्लासमेट होती है। शिन जैसे ही घर आता है तो वो उन दोनों को देख लेता है। वो लड़की शू से बातें कर कर जा रही होती है तो शिन भी उसके पीछे आ जाता है। एक्चुअली में शिन जानना चाहता था ऐसा क्या हो गया जो उसका भाई हाई स्कूल में नहीं जाना चाहता था। वो बोलती है स्कूल में कभी भी वो किसी से बात नहीं करता था और ना ही कोई उससे बात करता था, जिस वजह से वो अकेला रहने लग गया। वो बहुत ही ज्यादा काइंड है, मैं उसकी दोस्त बनना चाहती हूँ। वैक्सीन में हिमारी को पता चलता है कि शू का बर्थडे आने वाला है तो वो शी को बोलती है मैं उसका बर्थडे बनाना चाहती हूँ। उसके दोस्त आएंगे जिसके बाद शू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा। शिन बोलता है ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि तुम थक जाओगी। हिमारी
बोलती है इसकी फिक्र तुम मत करो, मुझे ये काम पसंद है, मैं करना चाहती हूँ। सारी केक बनाने की कोशिश करती है लेकिन बेचारी से केक नहीं बनता। केक की तस्वीरें शिन को भेजती है। केक बनाते बनाते आटा ही खत्म हो जाता है। आटा लेने के लिए वो शॉप में जाती है। वापस आते वक्त वो देखती है शिन और उसके दोस्त आ रहे हैं। उसके बाद वो भागते हुए उसके पास आ रही होती है लेकिन भागते भागते वो रोड के बीचों बीच गिर जाती है। सामने से एक ट्रक आ रहा होता है। फटाफट से उसे बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है और फाइनली वो हिमारी को बचा लेता है। वो उसे बोलता है आज तक मैं इतना ज्यादा कभी किसी के लिए नहीं डरा, लेकिन मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। और उसे पूछता है तुम ठीक तो हो ना? वो हाँ बोल देती है। इसके बाद वो ट्रक के ड्राइवर को भी सॉरी बोलता है लेकिन हिमारी तो खुश हो रही होती है। शुक्र है आटा अभी तक खिना नहीं। शिन उसे बोलता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे साथ हूँ, पर तुम्हें भी खुद का ख्याल रखना चाहिए। अब तुम मेरी लाइफ का हिस्सा हो। हिमारी बोलती ठीक है, आज से मैं खुद को भी प्रोटेक्ट करूंगी। जैसे ये लोग घर आते हैं तो हिमारी देखती है शिन के पैर पर चोट लग गई है तो वो उसके पैर पर दवा लगाने लग जाती है। वो तो घबराहट की मारी उसे हॉस्पिटल भी चलने के लिए बोलती है। बोलता है इतनी भी ज्यादा नहीं लगी है और उसे पूछता है तुम मार्केट क्यों गई थी? वो बताती है मैं आटा लेने के लिए गई थी। शिन बताता है तुम तो ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए हमेशा पास वाले स्टोर पर जाया करती थी ना? वो बताती है वहाँ पर आटा खत्म हो चुका था पर मैं शू को प्रोटेक्ट करना चाहती थी इसलिए मैं दूर वाले सुपरमार्केट चली गई थी। ये सुनकर शिन बोलता है क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकती हो? वो पूछती है क्या करना है? वो बोलता है मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ। सुनकर वो शौक हो जाती है लेकिन फिर हाथ फैलाकर बोलती है हाँ तुम मुझे हक कर सकते हो। जिसके बाद वो उसके पास आता है और उसे हक कर लेता है। सीन में दिखाया जाता है हिमारी बार बार हक के बारे में सोच रही होती है क्योंकि उसे अलग सी फीलिंग आ रही थी। तभी शीप पीछे से आ जाता है और पूछता है तुम्हें कुछ हुआ है क्या? वो बोलती है नहीं कुछ भी नहीं हुआ है। तभी हाशी आती है और वो उसे एप्लीकेशन फॉर्म देती है। वो उसे अपने घर की डिनर पार्टी पर इनवाइट करता है। बोलती है अगर तुम आओगी तो मुझे भी खुशी होगी। इसके बाद हाशी मान जाती है। नेक्स्ट में शिन घर आ रहा होता है और हिमारी के बारे में सोचकर बोलता है मैंने तुम्हें बाहों में इसलिए पकड़ कर रखा था क्योंकि मैं जानना चाहता था कि तुम हमेशा के लिए मेरे पास हो। एक पल के लिए तो मैं डर ही गया था कि मैंने तुम्हें खो दिया है। पहले वो शू के लिए केक बना लेती है और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। शिन घर को डेकोरेट कर रहा होता है लेकिन शिन का टच करना और उसका करीब आना हिमारी को ऑकवर्ड फील करा रहा होता है। इसके बाद वो शिन से दूर होने लग जाती है। बर्थडे पार्टी स्टार्ट होती है। लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। हाशी बोलती है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं लेकर आई क्योंकि तुमने मुझे डिनर पार्टी के लिए इनवाइट किया था। मैं नहीं बताया कि तुम्हारा बर्थडे है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें गिफ्ट स्कूल में ही दे दूंगी। इसके बाद शू भी उसे हाँ बोल देता है, यानी कि शू भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। शिन उसके इस डिसीजन से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हिमारी थक हार कर बेड पर लेटी हुई होती है। शू उससे बात करने के लिए आ जाता है। उसे बोलता है आज मैंने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। आज से पहले मैंने अपना बर्थडे कभी भी ऐसे सेलिब्रेट नहीं किया था। हिमारी बोलती है हम तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस करेंगे। शू बोलता है तुम मेरे भाई का ख्याल रखना। सोच रहा होता है अब मुझे क्या करना चाहिए, कल से बस हम दोनों ही यहाँ पर रहने वाले हैं। शू उसके पास आता है और उसे बोलता है क्या तुम पूरी लाइफ इसी तरीके से जियोगे? क्या रहेगा तुम उसे अपने हाथ से जाने ना दो। सुनकर वो बोलता है बदतमीज भाई, चल निकल यहाँ से। बोलकर वो ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाता है। नेक्स्ट सीन में शिन सो रहा होता है तो वो भी उस पर ब्लैंकेट डालकर उसके पास ही सो जाती है। शिन जब उठता है तो वो उसे अपने पास सोता हुआ देखकर शॉक हो जाता है। हिमारी सपने देखकर मुस्कुरा रही होती है तो वो उसे ऐसा देखकर खुश हो रहा होता है और उसके करीब जा रहा था। तभी वो अपनी आंखें खोल देती है और वो डर की मारी पीछे हट जाता है। हिमारी भी शॉपिंग का बहाना कर कर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो अपनी फीलिंग अपने दोस्त से शेयर करता है। मुझे नहीं मालूम अब मुझे क्या करना है क्योंकि अब हम दोनों ही ऑकवर्ड फील कर रहे हैं। फ्रेंड बोलता है तो तुम उसके क्लोज जाने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? शिन बोलता है मुझे हिमारी के फ्यूचर की फिक्र है। बोलता है मुझे मालूम है हम फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्या मैं उन तकलीफों के साथ रह सकता हूँ। वका ने भी ये सारी बातें सुन ली होती है और वो उसे मार कर बोलती है मैं तुम्हें और ज्यादा कॉन्फिडेंट होने के लिए बोल रही हूँ। लोगों को खुश करना हो या सिर्फ खुद को, तुम्हें इसके लिए तैयार होना चाहिए। एक्चुअली में वका को समझ में आ गया था शिन अब उसका कभी नहीं होने वाला, इसलिए वो शिन और हिमारी के बीच से हट जाती है। इसके बाद शिन घर आकर हिमारी से माफी मांगता है। बोलता है कुछ दिन पहले जो कुछ भी हुआ वो तुम्हें अजीब लगा होगा, ऐसा नहीं करना चाहता था और अब मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। हिमारी बोलती है ये सच नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं चाहती। ये बोलकर वो उसे अपने क्लोज करती है। देखकर शिन तो शॉक हो जाता है लेकिन वो बता देती है मुझे
तकुमी ने हम दोनों के बीच में ये सब कुछ ठीक करने का तरीका बताया है। सीन में हिमारी घर वापस आ रही होती है, तभी उसकी नजर केक पर पड़ती है। वो केक्स देखने लग जाती है, तभी वहाँ पर मित्सुकी आता है। हिमारी उसे देखकर बोलती है, अरे वाह, तुम वापस आ गए। दूसरी तरफ शेन घर वापस आ रहा था, लेकिन वो देखता है हिमारी किसी लड़के के साथ है और बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही है और वो उन दोनों को साथ में देखकर जेलस फील कर रहा होता है। एक्चुअली में मित्सुकी हिमारी का क्लासमेट हुआ करता था। बेसबॉल खेलने में बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, जिस वजह से इसे स्कॉलरशिप भी मिली थी। इसके बाद ये यूनिवर्सिटी चला गया, लेकिन शोल्डर पर चोट लगने के बाद इसने बेसबॉल खेलना छोड़ दिया था। मित्सुकी का पहला प्यार हिमारी थी, लेकिन वो कभी भी अपना प्यार हिमारी को कन्फेस नहीं कर पाया। तो बातें करते हुए घर तक पहुंच जाते हैं और शिन भी चोरी छुपे उन्हें देख रहा होता है। हिमारी बताती है, मेरी शादी हो गई है। सुनकर वो तो शॉक्ड हो जाता है, तुम्हारी शादी हो गई है? चोरी छुपे ये सारी बातें शिन भी सुन रहा होता है। जैसे ही हिमारी बता देती है कि उसकी शादी हो गई है, तो वो भी बेफिक्र होकर बाहर आ जाता है। बड़े एटीट्यूड से मित्सुकी को बताता है, मैं इसका पति हूँ, और वो उसे बताता है, मैं हिमारी का क्लासमेट हुआ करता था। लेकिन अंदर ही अंदर शिन हिमारी को मित्सुकी के साथ खुश देखकर बहुत ही ज्यादा जेलस हो रहा होता है। शिन मित्सुकी को ताड़े जा रहा होता है, क्योंकि वो पहली बार हिमारी के किसी दोस्त से मिला था, जो कि एक लड़का था। हिमारी उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है, लेकिन मित्सुकी बोलता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो बोलती है, नहीं, इस तरह से तो हम और भी ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे ना। बोलते ही वो डिनर की तैयारियां करने के लिए चली जाती है। बाद में सुकी शिन से पूछता है, तुम दोनों कहाँ मिले थे, कब से एक साथ हो? शिन बोलता है, इस सवाल का जवाब देना काफी मुश्किल है। वो बोलता है, हिमारी बहुत ज्यादा खुश है, क्या तुम्हें नहीं लगता वो खुद को खुश कर रही है? उसके हंसने का मेन रीजन यही है कि वो चाहती है कि कोई उसकी वजह से परेशान ना हो। ये सुनने के बाद शिन मित्सुकी को अपनी शादी की असली वजह बता देता है। हमारी शादी निट की वजह से हुई है और हिमारी को पहले हमारी इस शादी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि उसकी दादी ने ही एप्लीकेशन फॉर्म दिया था। सच जानने के बाद मित्सुकी बोलता है, सिविल सर्वेंट हो और तुम बोल रही हो तुमने उससे बिना किसी प्यार की शादी कर ली, वो भी अपनी जॉब की वजह से। शिन बोलता है, पहले मुझे शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब मैं हिमारी से मिला और देखा मैंने कि उसका कोई और नहीं है, तो मुझे ये सब ठीक लगने लग गया। मित्सुकी बोलता है, इसका मतलब तुम उसके लिए कुछ फील नहीं करते हो। सब जानने के बाद मित्सुकी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो हिमारी को सॉरी बोलकर जा रहा होता है और जाने से पहले हिमारी से बोलता है, अगर तुम कल फ्री हो, क्या मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करोगी, क्योंकि मैं कुछ दिनों बाद वापस चला जाऊंगा। हिमारी शिन की तरफ देखती है। शिन बोलता है, तुम इसके साथ जा सकती हो। नेक्स्ट डे वो उसके साथ गई होती है और शिन अंदर ही अंदर जेलस फील कर रहा होता है। उसका दोस्त उसे चिढ़ाने लग जाता है, वो लड़का उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। बोलता है, क्या कहा, एक्स बॉयफ्रेंड? वो बोलता है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। तो नहीं लगता कि हिमारी का कोई बॉयफ्रेंड हो भी सकता है, क्या मालूम वो उसका फर्स्ट लव हो। सुनने के बाद शिन तो और भी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। इधर मित्सुकी हिमारी को बताता है, तुम्हारे पति ने मुझे शादी के बारे में सब कुछ सच बता दिया है, पर क्या तुम सच में उसे पसंद करती हो? हिमारी बोलती है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे से ट्रीट करता है। इसके बाद वो दोनों उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो पहले जाया करते थे। मित्सुकी बोलता है, तुमने कई बार मेरी बातें चुपचाप ही सुनी है, मैं ये तुम्हें बता भी नहीं सकता कि तुमने मुझे कितनी बार बचाया है। हिमारी बोलती है, तुम ठीक तो हो ना? तुमने बेसबॉल छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारे शोल्डर पर चोट लगी थी। ये सुनकर वो इमोशनल हो जाता है और बोलता है, जब मैंने बेसबॉल छोड़ने का फैसला किया तब मैं इतना ज्यादा रोया नहीं था। हिमारी बोलती है, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बोलता है, मुझे नहीं लगता कि तुम शिन से सच में प्यार करती हो। हिमारी बोलती है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, बस चाहती हूँ मैं उसके साथ एकदम हैप्पी लाइफ जीऊँ। उसके बाद शिन घर आता है और मित्सुकी उसी का इंतजार कर रहा था। उसे थैंक्स बोलता है कि उसने हिमारी के साथ टाइम स्पेंड करने की इजाजत दी और साथ ही उसे सॉरी बोलता है उसके साथ रूड बिहेव करने के लिए। शिन बोलता है, मैं तो बस चाहता हूँ कि वो खुश रहे। हिमारी और शिन की बातें सुनने के बाद मित्सुकी को एहसास हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से इजहार नहीं कर पा रहे हैं। वो यहाँ पर बोल देता है कि तुम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
सुनने के बाद वो सोच में पड़ जाता है, क्या मैं सच में हिमारी से प्यार करता भी हूँ या नहीं। इसके बाद मित्सुकी भी वहाँ से चला जाता है। घर आता है तो लाइट्स ऑफ होती है। जैसे ही वो लाइट्स ऑन करता है तो देखता है हिमारी तो बेहोश पड़ी है। शिन डर कर उसके पास जाता है और पूछता है, तुम ठीक तो हो ना। हिमारी उठती है और बोलती है, मैं ठीक हूँ। शिन देखता है उसने बहुत ही ज्यादा पी रखी है। हिमारी बताती है, ये मेरी दादी ने बनाया था, मैंने इसे पिया ताकि मुझे पता चले कि इसका टेस्ट कैसा है। शिन बोलता है, इसका मतलब तुम बहुत ही ज्यादा नशे में हो। वैसे तुमने मित्सुकी के साथ बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। हिमारी रोते हुए हाँ बोल देती है। शिन बोलता, तो रो क्यों रही हो। हिमारी बोलती है, क्या मैं सबको खुश दिखाई नहीं देती हूँ क्या। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम मेरा इतना ज्यादा अच्छे से ख्याल रखते हो। तुम्हारे लिए ये तुम्हारा जॉब ही है, लेकिन मेरा हर दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। बोलती है, क्या अभी भी तुम इन सब चीजों को मेरी जॉब का हिस्सा मानती हो। तुम्हें लगता है मैंने अभी तक तुम्हारे साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया, तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया, वो सब कुछ जॉब के लिए किया। अरे पूछती है, तो और क्या रीजन हो सकता है। बोलता है, जब मैंने मित्सुकी को सच बताया तो उस टाइम पर मेरी क्या फीलिंग थी तुम सोच भी नहीं सकती हो। मुझे यकीन है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। वो बोलती है, ऐसा नहीं है। शिन बोलता, हमेशा मैंने सोचा अगर तुम ऐसे लड़की से प्यार करती जिसे तुम सच में पसंद करती हो, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होता। मुझे ये जॉब नहीं दी जाती तो मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाता। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं तुमसे मिला। ना तुम सोचती हो ना, उससे कहीं ज्यादा मुझे तुम्हारी जरूरत है। बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर जाओ। सुनकर वो इतना ज्यादा खुश हो जाती है कि वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो उसे उठाता है और बोलता है, मैं तुम्हारे सबसे करीब रहना चाहता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही हिमारी उठती है तो देखती है शिन उसके सामने सोया है। शिन भी उठ जाता है। हिमारी पूछती है, मुझे क्या हुआ था। बोलता है, लगता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, मुझे मालूम था यही होगा। बोलकर वो वहाँ से जा रहा होता है। तभी वो रुक कर उसे फाइनली आई लव यू बोल देता है। पहले मैं तुम्हें अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया, लेकिन अब मेरा मन जब भी करेगा मैं तुम्हें जोर से कहूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हिमारी भी उसे बोल देती है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अब इन दोनों का टारगेट था फैमिली बनाना। लेकिन शिन अभी तक हिमारी के क्लोज नहीं हुआ था। बेचारा इतना ज्यादा शर्मीला जो था। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, तुम तो स्कूल के छोटे बच्चे निकले और इसके बीच में भला अभी तक कुछ नहीं हुआ। तुम दोनों ने एक दूसरे को लव भी कन्फेस कर दिया, तुमने एक दूसरे को ढंग से किस तक नहीं किया। बोलता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, अभी तो मैंने अपनी फीलिंग का कन्फेस उसे किया है। आगे का मुझे नहीं मालूम मुझे क्या करना है। वक्का चुपचाप कुछ सोच रही होती है। एक्चुअली में उसके दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही थी। इसके बाद शिन जैसे ही घर आता है तो हिमारी उसे देखकर खुश हो जाती है। तो इतना ज्यादा खुश देखकर शिन उसे बोलता है, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती है। मन में सोच रहा होता है, जब तक ये चाहे मैं इसका इंतजार करता रहूंगा, मैं इसे बस ऐसे ही खुश देखकर खुश रहूंगा। वक्का और उसका दोस्त दोनों ही शिन के घर पर आ जाते हैं। बोलती है, आज हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, दोनों हॉट स्प्रिंग पर जाकर रिलैक्स क्यों नहीं करते। में वो उन्हें घूमने फिरने के लिए भेजना चाहती थी। ये सारा प्लान वक्का का होता है। बोलता, भला हम वहाँ पर क्यों जाएं? वो बोलती है, पागल कहीं के, मैंने ये लॉटरी में जीता है। अरे बोलती है, फिर तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। बोलती है, मैंने सिर्फ ये तुम दोनों को दिया है, दोनों अकेले टाइम स्पेंड करो। बोलकर वो दोनों तो वहाँ से चले जाते हैं। देख रहा होता है हिमारी को भी वो जगह पसंद आती है। वो बोलती है, मैं हमेशा से इसी जगह पर जाना चाहती थी। वो बोलती है, चलो सिर्फ हम दोनों चलेंगे, वहाँ पर बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे। हिमारी को खुश देखकर वो हाँ बोल देता है। इसके बाद दोनों निकल पड़ते हैं घूमने फिरने। शो हिमारी को उसकी बिल्ली की पिक सेंड कर देता है कि हिमारी को अपनी बिल्ली की चिंता हो रही थी, लेकिन अब शो उसके पास होता है। हिमारी भी इस टेंशन से फ्री हो जाती है। अब वो अपना ट्रिप भी एंजॉय कर सकती थी। घूमने फिरने और खाने पीने के बाद ये लोग प्रे करने के लिए जाते हैं। पूछता है, तुमने क्या मांगा है। बोलती है, ये तो सीक्रेट है, वैसे तुमने क्या प्रे किया है। वो भी बोल देता है, मेरा भी सीक्रेट है। हमने शादी जैसा कुछ भी नहीं किया, ना ही ग्रैंड वेडिंग की, ना ही लोगों को बुलाया। हिमारी बोलती है, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मुझे ग्रैंड वेडिंग का कोई शौक नहीं है। बोलता है, मुझे तुम्हारे साथ बहुत ही दूर जाकर रहना है। हिमारी बोलती है, क्या मैं वहाँ पर अपनी बिल्ली को भी लेकर आ सकती हूँ। बोलता है, अरे पागल लड़की, मैं तो मजाक कर रहा था, अगर हम दूर चले गए तो तुम फ्रेंड्स कैसे बनाओगी। हिमारी बोलती है, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी खुशी ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद दोनों ही होटल में आते हैं। यहाँ पर बड़ा सा बाथरूम देखकर हिमारी तो उल्टी फुल्टी बातें करने लग जाती है। वो बोलती है, क्या करे। वो बोलता है, क्या करना है। वो बोलती है, चलो साथ में ही चलते हैं। सुनकर शिन तो ऑकवर्ड फील करने लग जाता है। एक्चुअली में इतनी ज्यादा भोली भाली थी कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल
देती है। बोलता है नहीं, मैं अभी मेंस वॉशरूम यूज करूंगा। बोलती है ठीक है, तो मैं भी गर्ल्स वॉशरूम यूज करूंगी। नेक्स्ट सीन में ये डिनर करने के बाद परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि दोनों को एक ही रूम में सोना था। वो रूम में आता है तो देखता है बिस्तर बिछे हुए हैं। वो पानी लाने का बहाना करता है। बोलती है पर पानी तो तुम्हारे हाथ में ही है ना। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो उसे बोलता है तुम यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हिमारी भी वहाँ पर बैठ जाती है। वो उसे बोलता है अगर हम यहाँ पर साथ में सोएंगे तो कुछ भी हो सकता है। एक्चुअली मिशन को लग रहा था हिमारी तो भोली भाली है। वो बोलती है हाँ मैं जानती हूँ। वो बोलते क्या तुम सब जानती हो। वो बोलती हाँ ऑफ कोर्स मैं सब जानती हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं एक बच्ची हूँ। वो बोलता है नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो तुम्हें बस बताना चाहता था। हिमारी बोलती है मुझे स्कूल में हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन के बारे में बताया गया है, इसलिए मैं तैयार हूँ। ये सुनकर तो वो और भी ज्यादा घबरा जाता है। अपनी साइड पर सोने के लिए जा रहा होता है तो हिमारी उसे पकड़कर हक कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वो उठता है तो हिमारी की आंखों में आंसू देखकर पूछता तुम क्यों रो रही हो, क्या कुछ हुआ है। हिमारी बोलती नहीं ये खुशी के आंसू हैं क्योंकि हम एक फैमिली बन चुके हैं। सीन में ये दोनों घर पर आ जाते हैं। शिनू से पूछता है अगर मेरे पास कोई जॉब नहीं होगी तो क्या तब भी तुम मेरे साथ ही रहोगी। हिमारी पूछती है क्या ऑफिस में कुछ हुआ है। वो बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। सुनकर वो शॉक हो जाती है, लेकिन यहाँ पर बॉस भी शॉक में था क्योंकि शिन बोलता है मुझे रेजिग्नेशन देना है। बॉस बोलता है क्या तुम सीरियस हो। शिन बोलता है हाँ मैं एकदम सीरियस हूँ क्योंकि हम सही ट्रैक पर हैं। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। उसका फ्रेंड उसे समझाने के लिए आता है तो वो उसे थैंक यू बोलता है, तुमने हमें ट्रिप पर भेजा, हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। बोलता है मैंने तुम्हें ट्रिप पर इसलिए नहीं भेजा था ताकि तुम वापस आकर ये बकवास करो। अपना जॉब छोड़ रहे हो, आखिरकार तुम चाहते क्या हो। होश में आ जाओ, रियलिटी को पहचानो। बोलता है मैंने देख लिया है। फ्रेंड बोलता है तुमने कुछ नहीं देखा है, तुम पागल हो चुके हो। फ्रेंड बोलता है तुमने कभी किसी को इतना ज्यादा प्यार नहीं किया होगा जो तुम्हारे लिए हर चीज की केयर करे। फ्रेंड बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, हम स्टूडेंट नहीं हैं। किसी एक को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब खोना पड़ेगा, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। किशन पर किसी भी बात का असर नहीं हो रहा होता। वो जा रहा होता है तो उसका फ्रेंड उसे मुक्का मारता है ताकि उसे होश आ जाए कि वो करने क्या जा रहा है। दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। इधर वक्का कोची को बोल रही होती है कितनी शर्म की बात है, तुम दोनों बड़े हो चुके हो, छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हो। फ्रेंड बोलता है मैं शर्मिंदा हूँ, मैं कभी भी शिन से ऐसे लड़ना नहीं चाहता, ये हमारा फर्स्ट टाइम है। वक्का बोलती है जाकर उससे माफी मांगो। फ्रेंड बोलता है लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, बात तुम भी जानती हो। भी शादीशुदा होने के बाद जॉबलेस कैसे रह सकता है। इधर हिमारी शिन के बारे में सोच रही होती है और उसे पता ही नहीं चलता शिन घर कब आया। शिनू से बुलाता है तो हिमारी बोलती है सॉरी मैंने तुम्हें नोटिस ही नहीं किया। चोट को देखकर पूछती है ये क्या हो गया। शिन बोलता है कुछ भी नहीं हुआ है और आज सुबह के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। सीन में देखते हैं वो अपने दोस्त से माफी मांगता है, लेकिन कोची बोलता है फिर भी तुमने वैसा किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। नेक्स्ट सीन में हिमारी शिन को बोल रही होती है अगर तुम मेरी वजह से जॉब छोड़ रही हो तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ और ऐसे ही रहना चाहती हूँ। मॉर्निंग शिन अपने दोस्त को शॉपिंग पर लेकर जाता है। फ्रेंड बोलता है अचानक से तुम शॉपिंग पर क्यों जा रहे हो। फ्रेंड बोलता है चुपचाप से चलो। जिसके बाद वो हाथ में कुछ लिए घर पर आ जाता है। वो हिमारी से कल रात गुस्से में बात करने के लिए सॉरी बोल रहा होता है। बोलता है मैं आखिर तक इस लो को फेस करूंगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। जब उस गिफ्ट को देखती है तो उसमें 2 रिंग्स होते हैं। बोलता है ये हमारी वेडिंग रिंग है। बोलकर वो अपनी रिंग पहन लेता है। हिमारी बोलती है लेकिन मैं ये नहीं ले सकती हूँ, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। बोलता है मैं चाहता हूँ कि हम प्रॉपर मैरिड कपल बन जाए, मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ, इसलिए तुम इसे लेने से मना मत करो। ये बोलकर वो उसे रिंग पहना देता है और बोलता है जब भी तुम इस रिंग को देखोगी ना तुम्हें याद आएगा कि तुम मेरी वाइफ हो। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। नेक्स्ट सीन में वो ऑफिस में सभी को अपनी वेडिंग रिंग दिखाता है। तभी बॉस वहाँ पर आ जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। बॉस बोलता है तुमने अंडर सेक्रेटरी की बात की है, वो पूछना चाहते हैं कि तुम्हारी क्या शर्त है। शिन बोलता है मैंने रिपोर्ट में सब लिखा है। वो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें थोड़ा और कॉम्प्रोमाइज करना होगा। वो बोलता है क्या हम कपल्स का कोई ह्यूमन राइट नहीं है। बॉस बोलते नहीं, मेरा ये मतलब तो नहीं था। नेक्स्ट सीन में ये दोनों अपना रूम शेयर करते हैं और रूम की सेटिंग करने के बाद ये दोनों थक जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ये अपने रूम की सफाई कर रही होती है। तभी उसे एक छोटी सी बच्ची दिखती है तो वो उसे फॉलो करती है। जहाँ उसे पता चलता है वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि ये खुद हिमारी ही होती है। वो देखती है इसकी मॉम इसे छोड़कर जा रही है और ये रो रो कर अपनी मॉम को बुला रही होती है। ये देखकर वो नींद से उठ जाती है और उसे पता चलता है ये सब तो उसका सपना होता है। दिल लगाकर काम कर रहा था क्योंकि वो हिमारी के लिए बहुत कुछ करना चाहता था। फ्रेंड बोलता है ये अच्छी बात है लेकिन खुद को ज्यादा थका मत देना।
लेना। शिन बोलता है, पहले मैं किसी के बारे में नहीं सोचता था, लेकिन अब मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ उसे अपनी लाइफ में देखकर। इसी में हिमारी शिन को बताती है शू की फ्रेंड यहाँ पर आई थी और वो बहुत ही ज्यादा उदास थी। वो कुछ दिनों से उससे नहीं मिल पा रही है, इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा अपसेट है। मुझे लगता है हशी शू को पसंद करती है। बोलते, क्या तुम सच बोल रही हो? वो बोलती है, मुझे मालूम है मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन हम जिनसे प्यार करते हैं अगर उनसे बात ना हो पाए तो बहुत ही ज्यादा दुख होता है। इसके बाद शिन गुस्से से अपने भाई को कॉल करता है और उससे पूछता है, तुम्हारे और हशी के बीच में क्या हो रहा है? लेकिन तभी हिमारी फोन छीन लेती है और उसे बोलती है, क्या इस वीक तुम हमारे घर पर डिनर के लिए आ सकते हो? इसमें दिखाया जाता है एक रिपोर्टर हिमारी को हमेशा फॉलो किया करता था क्योंकि वो अपने बॉस के लिए काम करता था और उसका बॉस बोलता है, हिमारी की कुछ ऐसी तस्वीरें लो जिसे हम नेट प्रोग्राम में लिखकर हिट कर सके। हिमारी यो की एक नई बुक लेकर आती है और वो इमेरू को दिखा रही होती है। एक तरफ वो चोरी छुपे इनकी तस्वीरें ले रहा होता है, लेकिन तभी उमेरू उसे देख लेता है और पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बंदा बोलता है, मैं फोटोग्राफर हूँ, इसलिए फोटो लेने की प्रैक्टिस कर रहा था। हिमारी उसे घर के अंदर आने को बोलती है। उमेरू बोलता है, शिन नाराज हो जाएगा, ये स्ट्रेंजर है, ऐसे घर में नहीं बुलाना चाहिए। वो बोलती है, ये कैट लवर है, कोई बुरा इंसान नहीं है, लेकिन वो एजेंट तो काम का बहाना कर वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हिमारी के पास आता है। वो उसे बोलता है, तुमसे बात करने के लिए बहुत कुछ है। बोलती है, मेरे पास भी कहने के लिए बहुत कुछ है। जो फोटोग्राफर आर्टिकल लिखने के पीछे पागल होता है, उसकी फोटोग्राफ पर कोई और आर्टिकल लिख देता है, जो देखकर वो तो हैरान ही हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हिमारी को फिर से बुरे सपने आ रहे होते हैं। वो उठकर मुंह धो रही होती है। नेक्स्ट सीन में वो फोटोग्राफर उसके घर पर आ जाता है और उसे बताता है कि मैं फोटोग्राफर हूँ और वो अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। ये हमारा मैगजीन है, इसमें तुम्हारे बारे में आर्टिकल लिखा है। मैं ऐसा कुछ भी लिखना नहीं चाहता था, इसमें जो फोटोज हैं वो मैंने क्लिक किए हैं, लेकिन आर्टिकल किसी और ने लिखा है। वो बोलती है, तो क्या हुआ, इसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सच ही है। इसी मिशन के बॉस आकर उसे वो आर्टिकल दिखा देते हैं और बोलते हैं इसके बारे में कोई गलत सलत लिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन सब चीजों से शिन को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उससे प्यार करता था और वो उसका ख्याल रखना चाहता था। नेक्स्ट सीन में हिमारी को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। हिमारी बार बार अपनी मोम को पुकार रही होती है। उमेरो भी शिन को कॉल कर हिमारी के बारे में बता देता है और वो भागते हुए उसके पास जाता है। वो यहाँ हॉस्पिटल में आकर हिमारी को बेहोश देखता है। वो उसके पास जाकर बोलता है, तुम ठीक तो हो ना? हिमारी उसे बता देती है, मैं कुछ दिनों से ख्वाब देख रही हूँ जिन्हें देखकर मैं डर जाती हूँ, पर वो मेरा पास्ट है। ये सुनने के बाद शिन और भी ज्यादा डर जाता है, इसलिए वो जल्दी से रोज काम खत्म कर अपनी वाइफ के पास घर आ जाता है। हिमारी को लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो अपना चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल आती है, लेकिन वो डर भी रही होती है। उसके बाद हिमारी शिन से बात करती है और उसे खुशखबरी देती है कि तुम डैड बनने वाले हो। सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन हिमारी खुश नहीं थी। शिन पूछता है, तुम्हें क्या हो गया है? रात में हिमारी को फिर से अपनी मोम के सपने आ जाते हैं, इसलिए वो डर जाती है। शिन हिमारी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। नेक्स्ट डे वो घर आता है हिमारी को खुशखबरी देने के लिए, लेकिन वो घर पर नहीं होती तो वो उसे कॉल करता है, लेकिन हिमारी का मोबाइल तो घर पर ही होता है, इसलिए वो परेशान हो जाता है। जब वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उसे हिमारी कहीं भी नहीं मिलती। हिमारी उसे एक पार्क में बैठी हुई दिख जाती है। शिन उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हिमारी बोलती है, ये वो जगह है जहाँ पर मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई थी, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि एक मॉम कैसी होनी चाहिए। शिन बोलता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, इस बच्चे को हम दोनों मिलकर पालेंगे और अच्छी परवरिश देंगे। इसके बाद इनकी वेडिंग एनिवर्सरी आती है और पार्टी की तैयारियां शुरू हो जाती है, इसमें शिन दूल्हा बन रहा होता है और हिमारी दुल्हन। हिमारी तैयार होकर आती है तो सभी लोग उसे देखते रह जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही होती है। इसके बाद दोनों साथ में बाहर आ जाते हैं। वो सभी को देखकर इमोशनल होकर बोलती है, थैंक यू, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। शिन भी सभी को थैंक यू बोलता है। इसके बाद पार्टी स्टार्ट होती है। शिन और हिमारी अपनी एनिवर्सरी का केक काटते हैं। सभी लोग मिलकर फोटोग्राफ्स ले रहे होते हैं। कहानी के एंड में दिखाया जाता है इन दोनों की एक प्यारी सी बेबी भी होती है और यहीं पर इस ड्रामे का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।